आज इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट साउथ अमेरिका महाद्वीप मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बच्चों ये बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स जो है ना देख रहे हैं आप, बहुत कम समय में और बहुत अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी सिंपल और सरल लैंग्वेज में। मैं आपको बता दूं, आम बच्चों से आप एक कदम आगे ही रहेंगे अगर हमारे क्लास नोट्स पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स मिलेंगे कैसे? या 7888774245 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके भी आप क्लास नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इससे पहले एक ही वीडियो के अंदर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपने पढ़ लिया और आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए 6 वीडियो में मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डिटेल में पढ़ाया, एक एक चीज अलग अलग करके पढ़ाई है और आज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इसको आप रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 13 कंट्री है, 12 स्वतंत्र कंट्री है और एक ऐसा क्षेत्र है जो फ्रांस के अधीन है, उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो यही टारगेट होगा, कौन कौन सी कंट्री है, उनकी कैपिटल क्या है, ये समझ लीजिए। ये देखिए आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। मैप में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। पनामा जो देश है उसकी सहायता से ये दोनों सटे हुए हैं। अब यहाँ पे देश कौन कौन से है? ब्राजील है और वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये सब देश है। उरुग्वे, प्रागवे, ये सब देश है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है? ब्लैंक मैप की सहायता से पढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं और यहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हमारा ब्लैंक मैप है, इसकी सहायता से मैं आपको दिखाऊंगा आज कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए ये है ब्लैंक मैप की सहायता से सब बता दूंगा आपको। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सा देश है? ये जो देश है ना, ये फ्रेंच गुयाना है, फ्रांस के अधीन है। ये क्षेत्र कौन सा है? फ्रांस के अधीन क्षेत्र आता है फ्रेंच गुयाना, ठीक है? इसकी राजधानी क्या है? कायने, इसकी राजधानी कायने है। इसी के जस्ट बगल में कौन सा देश है? सूरीनाम, सूरीनाम। इस देश की राजधानी क्या है बच्चों? इस देश की राजधानी है पारामारीबो, पारामारीबो इसकी राजधानी है। उसी के बगल में जस्ट ये देश है गुयाना। इससे पहले फ्रेंच गुयाना था, अब ये है केवल गुयाना। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये 3 देश आप अभी से समझ लीजिए। फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधीन है, कायने इसकी राजधानी है। उसके जस्ट बगल में आपका सूरीनाम देश है, परामा रीबो इसकी राजधानी है। उसी के जस्ट बगल में गुयाना, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। तीनों याद हो गए होंगे। इसके बगल में जाके देखिए वेनेजुएला, इनकी खासियत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देश तो देख लीजिए। वेनेजुएला, कराकस इसकी राजधानी है बच्चों, कराकस इसकी राजधानी है। बहुत महत्वपूर्ण है वेनेजुएला, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। इसी के जगह बगल में कोलंबिया, कोलंबिया इसकी राजधानी है बोगोटा। ये खासियत इसकी इसलिए है क्योंकि इसके एक साइड तो अटलांटिक महासागर है, दूसरी साइड प्रशांत महासागर है। मैं आपको बता दूं भैया, ये प्रशांत महासागर है आपका और इस साइड आपका अटलांटिक महासागर है, तो ये पूरा अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका के साथ ऐसे इसका जुड़ा हुआ है। पनामा अस्थमस, अस्थमस क्या है कि जमीन का छोटा सा टुकड़ा या जो संकीर्ण जो मार्ग है जिससे एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, तो ये पनामा देश है। तो ये पनामा देश के कारण साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसी के जगह बगल में छोटा सा देश है इक्वाडोर, इसकी राजधानी है क्विटो, क्विटो इसकी राजधानी है। इसी के बगल में देश है पेरू, लीमा इसकी राजधानी है। इसी के बगल में एक देश है बोलीविया, ला पास। ये एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड देश क्या होता है? जिस देश से आप समुद्र में ना जा पाए वो लैंडलॉक्ड देश कहलाता है। अब ये बोलीविया जिसकी राजधानी ला पास है, क्या इससे आप डायरेक्ट समुद्र में जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे। अगर समुद्र में आपको जाना पड़ेगा तो पेरू से होकर जाना पड़ेगा या चिली से होकर जाना पड़ेगा या ब्राजील से होकर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। और इसी के बगल में एक और देश है पराग्वे, ये छोटा सा देश देख लिए,
पराग्वे, पराग्वे जिसकी राजधानी असुनसियान है, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो दो कंट्री लैंडलॉक्ड है इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में। कौन कौन सी? बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। और इसी के बगल में एक देश है उरुग्वे। याद रखिएगा पराग्वे उरुग्वे दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, लेकिन इनकी सीमाएं आपस में टच नहीं करती हैं, इनकी सीमा एक दूसरे से नहीं लगी हुई है, याद रखेंगे आप। पराग्वे और उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, याद करना बहुत आसान है, मोंटे प्लस वीडियो, मोंटेवीडियो इसकी राजधानी है। ब्राजील, ब्राजील सबसे बड़ा देश है इस साउथ अमेरिका महाद्वीप का, साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है बच्चों, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। और यहीं पे देख लीजिए चिली, मिर्ची की तरह लंबी सी एक देश है, देखिए लंबा सा एक देश है चिली, ठीक है। सेंटियागो इसकी राजधानी है, सेंटियागो इसकी राजधानी है। यहाँ पर एक देश है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरिस इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको ये समझ में आ गया, बोलीविया और पराग्वे ये लैंडलॉक कंट्री है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्राजील देख रहे हैं इतना बड़ा देश, लगभग देख रहे हैं सभी कंट्री इसके साथ सीमा लगा रही है, लेकिन दो देशों को छोड़कर। दो देश कौन कौन से हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इक्वाडोर है और एक चिली है। यहाँ पे चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देश की सीमाएं ब्राजील से लगती हैं। तो ब्राजील को याद करना बहुत आसान है, ब्राजील से दो सीमाएं नहीं लगती, दो देशों की सीमाएं नहीं लगती केवल। कौन कौन सी? नीचे चिली है, ऊपर इक्वाडोर है। और दो देश स्थल अवरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन से? बोलीविया और पराग्वे, याद हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड ये किसका भाग है? ये यूके का भाग है, ठीक है। यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया, इन लोगों ने यूके को अपनाया, यूके डेवलप कंट्री थी इसलिए यूके को अपनाया, अर्जेंटीना को नहीं अपनाया, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि चौथा सबसे बड़ा देश, पक्षियों का देश कहा जाता है इसको। साउथ अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का देश पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। याद हो जाएगा इतनी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, जरूरी बात, अब इनकी विशेषताएं। अब आपको पता लग गया कौन सा देश कहां पर है, इसकी विशेषता क्या क्या है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पे कौन सा देश था, अगर सोच के बता दीजिए ये देश कौन सा था। ये भैया फ्रांस के अधीन क्षेत्र था। कौन सा? फ्रेंच गुयाना, कायने इसकी राजधानी थी। और यहीं पर एक क्षेत्र है कोरू, यहाँ पे एक सैटेलाइट केंद्र है, यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। फ्रांस के अधीन है ये, कोरू इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों? कोरू। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये फ्रांस के अधीन है। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप पॉलिटिकल मैप नहीं पढ़ते तो आपको समझ में कैसे आता है ये, ठीक है। अब इसके बगल में कौन सा देश है? सूरीनाम। राजधानी क्या है? याद हो गया होगा आपको, पारामारिबो। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। और इसी के जस्ट बगल में कौन सा देश है? सोच के बताइए, मैंने पढ़ा दिया आपको। आपका गुयाना, राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, वेरी गुड। यहाँ पे बगल में कौन सा देश है? वेनेजुएला, कराकस जिसकी राजधानी है। इसकी विशेषता क्या है? इसके जो समुद्री तट पर यहाँ पे ना पेट्रोलियम के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं, बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं पेट्रोलियम के। और यहाँ पे एक बंदरगाह भी है, माराकाइबो बंदरगाह, माराकाइबो ऑयल पोर्ट है। यहाँ से बहुत देश विदेशों में तेलों का निर्यात किया जाता है, ठीक है। और माराकाइबो नाम से यहाँ पे एक झील भी है। अभी झील वाला टॉपिक आगे आएगा, मैंने सब अलग अलग करके पढ़ाया ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने मिक्स नहीं किया, ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं किया मैंने। माराकाइबो ऑयल पोर्ट है, माराकाइबो नाम की एक झील भी यहाँ पर है। पेट्रोलियम के बहुत अधिक भंडार यहाँ पाए जाते हैं। वेनेजुएला, याद हो गया होगा। इसके बगल में कोलंबिया, यहाँ पर अटलांटिक महासागर से भी इसकी सीमा लगती है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से भी इसकी सीमा लगती है, याद कर लीजिए। और ये आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर की राजधानी बता दीजिए क्या है? इक्वाडोर की जो राजधानी है आपकी क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। तो भैया ये क्यूटो जो है ना, ये भले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है,
तो आप सोच रहे होंगे बहुत गर्मी यहाँ पड़ती होगी, नहीं, लेकिन ये जो क्यूटो इसकी राजधानी है इक्वाडोर की, ये एक ठंडा क्षेत्र है क्योंकि ऊंचाई के कारण, हिल स्टेशन है ये ना, हिल स्टेशन है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है ये। पहली अगर आगे मैं बताऊंगा बोलीविया की राजधानी लापाज, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और दूसरे नंबर पर आपकी ये है कौन सी, क्विटो। आगे क्योंकि मैं बताऊंगा यहाँ पर एक बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, तो इसलिए ये भाग ऊंचा है बच्चों, इसलिए ये भाग ऊंचा है। तो क्यूटो भले ही आपका विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास है, लेकिन ये ठंडा क्षेत्र है ऊंचाई के कारण, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है इसी कारण से। और इसी इक्वाडोर, ये जो देश है इक्वाडोर, इसी के अधीन एक आइलैंड भी आता है, गालापैगोस आइलैंड, यहाँ पर देख रहे हैं प्रशांत महासागर में। ये किसके अधीन है, ये भैया अधीन है इक्वाडोर के ही अधीन, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा देश है, पेरू, लीमा जिसकी राजधानी है, पेरू लीमा, याद रखेंगे कॉम्बिनेशन, पेरू देश राजधानी लीमा। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसके समुद्र तट पर यहाँ पर आसपास में एक चिड़िया पाई जाती है, गाइनो नाम की एक चिड़िया पाई जाती है जो मछलियों को बहुत खाती है, यहाँ पर मछलियों को खाती है, और जो बीट करती है ना, उस बीट के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारा फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है, जो खाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फास्फेट और नाइट्रेट के यहाँ भंडार मिलते हैं पक्षियों के वेस्ट के कारण, पक्षियों की जो बीट है वेस्ट के कारण यहाँ पर फास्फेट और नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं। यहाँ पे देश कौन सा मैंने बताया था, बोलीविया देश बताया था, बोलीविया देश की राजधानी है लापाज। लापाज की खासियत क्या है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, लापाज, ऊंचाई पर स्थित है, तो ये ठंडा क्षेत्र होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ब्राजील में आइए, ब्राजील में कुछ क्षेत्रों के बारे में याद रखना है। ब्राजीलिया राजधानी आपको पता ही लग गया। यहाँ पे एक साओ पोलो जगह है, ये कौन सी जगह, साओ पोलो। साओ पोलो के आसपास इतनी कॉफी होती है, इतनी कॉफी होती है कि क्या बताया जाए। इन कॉफी रीजन को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के अंदर जो कॉफी रीजन है ना, कॉफी वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को एक नाम से बुलाया जाता है, फजेंडा। क्या बुलाया जाता है, फजेंडा, याद रख लीजिएगा। अब इस कॉफी ज्यादा हो रही है तो व्यापार भी किया जाएगा, निर्यात भी किया जाएगा। तो कॉफी के लिए कौन सा बंदरगाह फेमस है, इसी के बगल में सेंटोस बंदरगाह आप देख रहे हैं, ये सेंटोस बंदरगाह ब्राजील का ही है। यहाँ से देश विदेशों में बहुत सारी कॉफी निर्यात की जाती है, इसी कारण से तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कह दिया जाता है। क्या बोल दिया था, कॉफी पोर्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बंदरगाह है, रियो डी जेनेरियो, ये भी एक बंदरगाह आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक जगह है बच्चों, कराजस, कराजस ब्राजील के अंदर जगह है जो आयरन माइंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ब्राजील के बारे में इतनी बातें याद रखिए। अब मैंने आपको ये क्या बताया था, ये देश है चिली, और ये देश है अर्जेंटीना, और ये देश है बोलीविया। ये तीन देश है ना, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तीनों देशों के बीचों बीच एक ट्रायंगल बन रहा है। लिथियम यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिथियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लिथियम ट्रायंगल इसे कहा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, लिथियम ट्रायंगल इसको कहा जा रहा है। कहाँ कहाँ, देशों के नाम याद रख लीजिएगा, चिली, और ये आपका अर्जेंटीना और बोलीविया, इनके बीच में क्षेत्र ऐसा है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में लिथियम पाया जाता है, तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से ये फेमस है। अब चिली की बात करें, चिली में एक क्षेत्र है अरिका, चिली में ये क्षेत्र है अरिका, ये बहुत ही ज़्यादा शुष्क है, बहुत ज़्यादा शुष्क है। आप कहेंगे भैया समुद्र के किनारे है, फिर ये शुष्क क्यों है, ड्राई क्यों है। यहाँ का जो समुद्र का पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा होने के कारण इसका वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा, तो इसके आसपास क्षेत्र में बारिश ना होने के कारण ये जो अरिका नाम का क्षेत्र है ना चिली में, बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और चिली की बात कर रहे हैं तो चिली के अधीन एक आइलैंड भी आता है, ये ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में चिली के ही अधीन है बच्चों, याद रख लीजिएगा। और एक चिली में एक क्षेत्र है चुकी का माटा, ये कॉपर के लिए बहुत फेमस है,
कॉपर के लिए बहुत फेमस है। चलिए बच्चों, अब झीलों की बात कर लेते हैं। 3-4 झीलें ही आपको याद रखनी है इस पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप में। सबसे पहले मैंने मराकाइबो झील बता दिया। मराकाइबो एक पोर्ट भी है, एक बंदरगाह भी है, और उसी नाम से एक झील भी है, लैगून झील है। ये एक लैगून झील है, खारे पानी की झील है, समुद्र के किनारे है। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही है मराकाइबो झील, याद रखिएगा। इसके अलावा टीटीकाका झील, ये मुख्य तौर पर पेरू में है, ये पेरू देश है, और थोड़ा सा इस बोलीविया में भी है। तो पेरू और बोलीविया के बीचों बीच ये देश एक झील है, इस झील का नाम टीटीकाका है। टीटीकाका झील बहुत ही फेमस है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची झील जो नेविगेबल है, जिस पर नौकायान चलाई जा सकती है, तो वो टीटीकाका ही है। टूरिस्टों के लिए बहुत फेमस जगह है ये। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन वर्ल्ड कौन सी है? लेक टीटीकाका। और बोलीविया में आएंगे, एक झील है लेक पोपो। लेक पोपो ये बोलीविया के अंदर झील है, अब सूख रही है। जो झीलें सूखती हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, तो वो ध्यान दीजिएगा लेक पोपो के बारे में। ऐसे ही एक लैगून झील है ब्राज़ील के अंदर, इसका नाम आप याद रखेंगे, लेगाओ डोज पेटोज लेक। ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी लैगून झील है ब्राज़ील की। तो ये 4 झीलों के बारे में याद रखिए, बहुत इनफ है। पर्वतों में एक ही पर्वत श्रेणी याद रखनी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे पर्वतों का एक ग्रुप, तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। और इस एंडीज पर्वत श्रेणी में 4-5 ऐसी चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में क्या याद रखेंगे? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। और दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन रेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ चोटियों के बारे में याद रखना है। शुरू से करते हैं ऊपर से। ये आपका कौन सा देश है? ये देश है आपका बच्चों इक्वाडोर। इक्वाडोर में 2 आपको चोटियां याद रखनी है, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कोटोपैक्सी और चिमोराजो। दोनों में से बड़ी कौन सी है? चिमोराजो ज्यादा बड़ी है, कोटोपैक्सी छोटी है। स्पेलिंग से याद रख सकते हैं, ट्रिक से, कि चिमोराजो में ज्यादा अक्षर हैं तो ये बड़ी होगी। ट्रिक है, ये याद करने का साधन है एक। ठीक है, और हुआस करण इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये पेरू में है। 2 इंपॉर्टेंट है, वो कहां पर है बच्चों? ये आपकी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये अकानकागुआ, क्योंकि पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानकागुआ। 6960 मीटर इसकी हाइट है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है ये, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और एक शांत ज्वालामुखी है। और इसी के जस्ट ऊपर ओजास डेल सलाडो, ये भी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। इस चोटी का क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। इसकी खासियत यह है कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यही है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अभी भी लावा निकलता है वो ओजस डेल सलाडो है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, याद हो जाएगा। और ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ना, 7 देशों में फैली हुई है। पहले यहां पर वेनेजुएला, यहां पर वेनेजुएला लिख देता हूं, वेनेजुएला पहला, और यहां दूसरा आपका कोलंबिया है, और तीसरा इक्वाडोर, और चौथा यहां पेरू, और 5वां बोलीविया, और 6वां चिली, और 7वां अर्जेंटीना में है। और इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है ना, वो कहां पर है वो भी ध्यान समझिएगा। ये बोलीविया और थोड़ा सा अर्जेंटीना में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। बोलीविया में मेन आप समझ पा रहे हैं, बोलीविया में सबसे अधिक चौड़ा है। ठीक है, याद हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये किस टाइप का एंडीज पर्वत श्रेणी है? वलित पर्वत है, मतलब मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। और ये नया पर्वत है, नवीन पर्वत श्रेणी है। ये 2 प्लेटों के, 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जो दोनों में आपस में मोड़ पड़े हैं, वलय पड़ा है, उसी के कारण ये पर्वतों का निर्माण हुआ है। और ये नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक, अरावली पर्वत की तरह ये पुरानी नहीं है, नवीन पर्वत श्रेणी है। पठारों के बारे में 3-4 पठार आपको याद रखने हैं।
पठार और पर्वतों में अंतर समझ पा रहे हैं ना, पर्वत भी ऊंचे ऊंचे होते हैं लेकिन उनका शिखर होता है, जबकि पठार ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं, ये उनका ऊपर शिखर नहीं होता, ऊपर मैदान होते हैं। जैसे ये आपका पर्वत हो गया और ये आपका पठार का एग्जाम्पल हो गया। होप समझ में आ रहा है। तो ये बोलीविया में मुख्य तौर पर एक पठार फैला हुआ है, बोलीवियन पठार। हालांकि थोड़ा सा पेरू में भी है ये, तो पेरू और बोलीविया में एक पठार फैला हुआ है, बोलीवियन पठार। ये किसका एग्जाम्पल है? अंतः पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन पठार है। मतलब यहाँ पर आप जानते हैं इंडीज पर्वत श्रेणी है, तो इंडीज पर्वत श्रेणी चौड़ाई में फैली हुई है, इधर भी पर्वत श्रेणी इधर भी पर्वत श्रेणी, बीच में पठार है। तो ये दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के ग्रुप के बीच में पठार है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अंतः पर्वतीय या इंटर माउंटेन पठार, प्लेटू। ये देखिए इधर पर्वत है इधर पर्वत है, बीच में ये पठार है। और यहाँ पे पैटागोनिया पठार, बच्चों पैटागोनिया का पठार है, इसे गिरिपद पठार कहते हैं। क्यों गिरिपद पठार कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पे हमारा कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है और इसी के जस्ट पैरों में ये पठार शुरू हो जाता है, ऊंचा ऊंचा क्षेत्र पठार है, ये पर्वत है और इसी के जस्ट चरणों में ये पठार है, तो इसलिए गिरिपद पठार कहा जा रहा है। अब गिरिपद पठार है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर भी पर्वत है और ये पठार है, तो यहाँ से पछुआ बहती है, पश्चिमी पवनें बहती हैं और टकरा के सारी बारिश क्या हो जाती है? इसी तरफ सारी बारिश हो जाती है। मतलब इस जो आपका पैटागोनिया का पठार है यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र है। तो पैटागोनिया पठार के ऊपर पूरा मरुस्थल क्षेत्र है, तो इसलिए इस मरुस्थल को भी पैटागोनिया मरुस्थल कह दिया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? वेरी गुड। इसके बाद मैटो ग्रासो का ये पठार ब्राजील में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बोरबेरेमा पठार, ये भी ब्राजील में है, याद रख लीजिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, बोलीविया और पैटागोनिया का पठार। अब डिजर्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में समझिए। अटाकामा डिजर्ट ये कहाँ कहाँ है? बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये 3 देशों में फैला हुआ है। वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट, सबसे शुष्कतम अगर कोई डिजर्ट है तो यही है अटाकामा। क्यों? कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा पानी का, और इस आसपास क्षेत्र में बारिश नहीं हो पा रही है, इसी कारण से ये ड्राइएस्ट, शुष्कतम डिजर्ट है। और यहाँ पे पैटागोनिया डिजर्ट है, पैटागोनिया का पठार है, यहाँ पे पैटागोनिया के पठार पर बारिश नाम मात्र भी नहीं है, तो डिजर्ट बन गया है। तो इस डिजर्ट को भी, इस मरुस्थल को भी पैटागोनिया मरुस्थल कह दिया। ठीक है। अब रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट है अमेजोन। दुनिया की लार्जेस्ट नदी कौन सी है? अमेजोन। अगर लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में सबसे अधिक, तो नील नदी है, जो आप अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है? तो वो अमेजोन नदी। अमेजोन नदी यहाँ पर आप जानते हैं क्या है, यहाँ पे आप बता दीजिए क्या है? ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर हमेशा बारिश होती रहती है, रोज शाम को तो बारिश होना निश्चित ही है। अगर बारिश हो रही है तो यहाँ के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा? हरा भरा होगा। तो दुनिया के सबसे ज्यादा घने जंगल इसी अमेजोन रिवर के आसपास पाए जाते हैं। सदाबहार वन, इस सदाबहार वन को सेल्वास कहा जाता है। लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। क्या बोला जाता है? सेल्वास, SELVAS, सेल्वास फॉरेस्ट बोल देते हैं। दुनिया के सबसे घने जंगल इस अमेजोन जो बेसिन सिस्टम है, जो ये रिवर सिस्टम है, तंत्र है, इसी के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजोन नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है मडीरा, ये देख लीजिए दाईं ओर से मिलती है मडीरा। एक और सहायक नदी है नेग्रो, ये भी इसकी सहायक नदी है। और जो ये क्षेत्र है हरा भरा सदाबहार वन वाला ना, इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। शरीर में फेफड़े काम क्या होता है? सांस। वैसे ही पृथ्वी का फेफड़ा है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मानव क्या कर रहा है? लगातार पेड़ों की कटाई करता जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में
प्राकृतिक रबड़ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दुनिया में सबसे पहले जो रबड़ की खोज हुई थी ना, वो इसी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन प्राकृतिक रबड़ की मैं बात कर रहा हूं, कृत्रिम रबड़ की नहीं, प्राकृतिक रबड़ की। तो उसके लिए मौसम भी ऐसा चाहिए, गर्म क्षेत्र होना चाहिए, बारिश वाला क्षेत्र होना चाहिए, इसी क्षेत्रों में इस रबड़ का निर्माण होता है। और ये जो अमेजन नदी है किस देश से निकलती है? पेरू से निकलती है, एंडीज पर्वत श्रेणी के आसपास से ये निकलती है, याद रखिएगा। पेरू से निकलकर उसके बाद ये आपका, ये कौन सा देश है? ये आपका कोलंबिया, कोलंबिया और आपका ब्राजील के बॉर्डर से होते हुए ब्राजील में एंटर करती है, फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके बाद बच्चों एक और नदी है, ये नदी है आपका ओरिनोको नदी, ये ओरिनोको नदी है। ओरिनोको नदी की खासियत क्या है? ओरिनोको नदी वेनेजुएला से निकलती है और इसी नदी की एक सहायक नदी के ऊपर एक के कारण एक जलप्रपात बनता है, एंजल वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में है। तो किस नदी पर है? ओरिनोको नदी पर आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी एक सहायक नदी छोटी सी, उसी कारण बनता है, तो इसी का हिस्सा है। और इसी के आसपास एक घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ये किस टाइप के घास के मैदान है बच्चों? ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आप दिमाग में थोड़ा सा पृथ्वी को सोचिए, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का रीजन गर्म क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, वो किस टाइप के घास के मैदान होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो जो लानोस है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा यहाँ लगभग है और इसके ऊपर मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में वो कर्क रेखा है। तो यहाँ पर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में घास के मैदान है ये, तो लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, याद हो गया। एक पराना नदी ब्राजील से निकलती है, उसके बाद ये बॉर्डर देख लीजिए, पराग्वे और ये आपका अर्जेंटीना के बॉर्डर से होते हुए अर्जेंटीना में एंटर करती है, और रियो डा ला प्लाटा जो ये खाड़ी है यहाँ पर आके अपना पानी गिरा देती है। तो 3 नदियों के बारे में याद रखिए। अब घास के मैदान, मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। मैं आपको ब्लैंक में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस रीजन में जो घास के मैदान होंगे वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल। और इसके ऊपर जो घास के मैदान होंगे यहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में, ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। अंग्रेजी में इनको बोल दिया जाता है टेम्परेट। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपने पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा से ऊपर, ये कर्क रेखा से ऊपर एक घास के मैदान थे ना, प्रियरी। ये किस टाइप के थे? शीतोष्ण घास के मैदान थे, प्रियरी घास। ऐसे ही यहाँ पर भी साउथ अमेरिका में जो मकर रेखा से नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें पंपास बोला जाता है, पंपास। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब। देखिए यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपकी मकर रेखा है, यहाँ भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये गर्म क्षेत्र है, ऊपर भी गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, जबकि नीचे पंपास, जैसे ये घास का मैदान कैसा है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये पंपास जो घास है ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट घास के मैदान है। तो जहाँ शीतोष्ण घास के मैदान होंगे वहाँ गेहूं की खेती बहुत अधिक होगी। जैसे प्रियरी घास के मैदान, विनिपेग मैंने बताया था शहर, जिसे गेहूं की मंडी कहा जाता है विश्व की, गेहूं की खेती अधिक होती है, पशुपालन ज़्यादा होगा। और इसी पंपास घास के मैदानों में एक घास की प्रजाति बहुत फेमस है, अल्फा अल्फा। अब पंपास घास के मैदान मतलब इसमें हजारों प्रजातियां होंगी। जैसे गेहूं जो है ना, ये भी एक प्रजाति ही है, घास की प्रजाति ही है, पंपास जिन्हें नाम दिया गया है, पंपास का ही हिस्सा है। वैसे ही एक और प्रजाति है अल्फा अल्फा, बहुत फेमस है।
और यहाँ पे देख लीजिए ग्रैंड चाको घास के मैदान, ग्रैंड चाको। तो ये मिश्रित घास है, इसमें कुछ घासें पंपास हैं, मतलब कुछ घासें शीतोष्ण है, कुछ घास क्या है उष्ण कटिबंधीय है। क्योंकि देख लीजिए ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा इसके बीचों बीच बह रही है, इसके बीचों बीच है, तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर ग्रैंड चाको, जूम करूं तब समझ आएगा। ग्रैंड चाको देख लीजिए, ये ग्रैंड चाको, कुछ घास टेम्परेट होगी, कुछ ट्रॉपिकल होगी। ऐसे ही मैंने बताया था ये लानोस घास के मैदान, ये कैसे होंगे बताइए, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक है, तो यही कारण देखिए ये बहुत क्षेत्र हरियाली वाला है। तो भैया ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद वाले वीडियो में आप डिटेल में सबसे पहले पढ़िएगा, 7-8 वीडियो के अंदर पूरा अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट करा दूंगा। बच्चों मेरा वादा है ये पूरी सीरीज अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसके क्लास नोट्स जरूर ले लीजिएगा, बाकी अन्य बच्चों से एक कदम आगे ही रहेंगे। इतने सस्ते क्लास नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, उनकी क्वालिटी एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।